जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल VIP टेक्नो में। और साथियों, आज हम लोग बात करेंगे यूपी ट्रिपल एस सी पीट प्रैक्टिस सेट 8 के बारे में। ठीक है, यानी कि 8 नंबर का प्रैक्टिस सेट हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग ज़्यादा देर ना करते वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दें कि अगर आप हमारे चैनल VIP टेक्नो पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। और इसमें 1 नंबर का क्वेश्चन है कि माउंट आबू स्थित मशहूर दिलवाड़ा जैन मंदिर निम्नलिखित में से किस समुदाय का पवित्र तीर्थ स्थल है। ठीक है, जो माउंट आबू है में दिलवाड़ा मंदिर है वो किस समुदाय का पवित्र तीर्थ स्थल है। तो देखिए वो जो है वो जैन समुदाय का पवित्र तीर्थ स्थल है। माउंट आबू कहाँ स्थित है? माउंट आबू राजस्थान में स्थित है। ठीक है, राजस्थान में माउंट आबू है, वहाँ पे मशहूर दिलवाड़ा का जैन मंदिर है। ठीक है, ये जैन धर्म का पवित्र तीर्थ स्थल है। इसमें सबसे प्रसिद्ध बिमल वासाही मंदिर है। ठीक है, उसमें बिमल वासाही मंदिर सबसे प्रसिद्ध है। और चालुक्य यानी कि सोलंकी शासक भीमदेव प्रथम के शासनकाल में, ठीक है, भीमदेव प्रथम के जो सामंत थे बिमल शाह ने इसे बनवाया था। आबू के दिलवाड़ा जैन मंदिर जो बने हैं वो संगमरमर के बने हैं। ठीक है, संगमरमर के। तो फिलहाल हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है जैन मंदिर। चलिए अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है 2 नंबर का। पृथ्वीराज चौहान ने खाली स्थान से विवाह किया था, वह उनके शत्रु जयचंद्र गहड़वाल की बेटी थी। तो पृथ्वीराज चौहान ने किससे शादी किया था? तो जो उनके शत्रु जयचंद्र गहड़वाल की बेटी थी तो वो थी संयोगिता। ठीक है, संयोगिता से शादी किया था। संयोगिता जो थी वो उनके सबसे बड़े शत्रु जयचंद्र गहड़वाल की बेटी थी। जब इन्होंने इससे शादी कर लिया था इनकी बेटी से तो इनकी शत्रुता और बढ़ गई थी। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है आपका। 3 नंबर क्वेश्चन है कि चालुक्य वंश का सबसे महान शासक कौन था? तो जो चालुक्य वंश का सबसे महान शासक था वो था पुलकेशिन द्वितीय। ठीक है, पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश के शासकों में सबसे योग्य और शक्तिशाली था। इसकी जो उपलब्धियों का विवरण हमें ऐहोल अभिलेख से प्राप्त होते हैं। एक ऐहोल अभिलेख है, उसी से उसकी प्रसिद्धियों का विवरण हमें मिलता है। ठीक है, चलिए 4 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। और 4 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत बार कंपटीशन में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि पोलो या चौगान खेलते समय निम्नलिखित में से किस सुल्तान की मृत्यु हुई थी? तो पोलो या चौगान घोड़े पे जैसे चढ़ के अभी खेल खेला जाता है उसी टाइप का ये भी खेल था। तो उसको खेलते समय घोड़े से गिरकर एक सुल्तान की मृत्यु हुई थी। अब वो सुल्तान है कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक का 1210 ईस्वी में लाहौर घोड़े से गिरकर चौगान खेलते उसकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, और कुतुबुद्दीन ऐबक को लाहौर में दफनाया गया है। कहाँ पे दफनाया गया है? तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। लाहौर में दफनाया गया। कुतुबुद्दीन ऐबक को 1210 में इसकी मृत्यु हुई थी। 1210। ठीक है, और लाहौर में इसे दफनाया गया है। चलिए हम लोग अगला 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से किसे दीन इलाही आरंभ किया था? किसने दीन इलाही आरंभ किया था? तो दीन इलाही एक नया धर्म आरंभ किया था वो था अकबर। ठीक है, 1582 ईस्वी में अकबर ने दीन इलाही तौहीद इलाही को शुरू किया था। और इसके अंतर्गत अकबर ने सभी धर्मों के मूल सिद्धांतों को सम्मिलित कर, सभी धर्म जो हैं उनके मूल सिद्धांतों को सम्मिलित कर लिया था और इसे सर्वमान्य बनाने का प्रयास किया कि यही सबसे ज़्यादा मान्य होगा। ठीक है, यही दीन इलाही ही सर्वमान्य होगा। और दीन इलाही वास्तव में सूफी रहस्यवाद पर आधारित एक विचार पद्धति थी। ठीक, इस नवीन संप्रदाय का प्रधान पुरोहित जो था, इसका जो
ये जो नवीन संप्रदाय स्टार्ट हुआ था इसका जो प्रधान पुरोहित था वो था अबुल फजल। और हिंदुओं में केवल बीरबल यानी कि जो उसके दरबारी में नवरत्न में बीरबल थे, नवरत्न में सबसे बुद्धिमान कहा जाता था बीरबल। तो महाराज बीरबल जिनका नाम महेश दास था ने इसे स्वीकार किया था, केवल बीरबल ने ही इसे स्वीकार किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका 6 नंबर का क्वेश्चन है। 6 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन उग्रपंथी नहीं थे। तो देखिए जो उग्रपंथी नहीं थे यानी उग्रवादी तो उनके नेता नहीं थे, वो थे गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले नरमपंथी थे और गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु का नाम था एमजी रनाडे। एमजी रनाडे। और गोपाल कृष्ण गोखले किसके गुरु थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले गुरु थे महात्मा गांधी के। ठीक है, राजनीतिक गुरु थे। इन्हीं को महात्मा गांधी ने अपना राजनीतिक गुरु माना था। ठीक, 7 नंबर क्वेश्चन, अमृतसर संधि पर हस्ताक्षर कब किए गए थे? तो जो अमृतसर संधि थी उस पर हस्ताक्षर कब किए गए थे? तो महाराजा रणजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच 25 अप्रैल 1809 को अमृतसर की संधि हुई थी। ठीक है, 25 अप्रैल 1809 को अमृतसर की संधि हुई थी। ठीक है, महाराजा रणजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच में। तो सही ऑप्शन है इसका सी, 1809। अगला है सीमांत गांधी किसे कहा जाता था? किसे कहा जाता है सीमांत गांधी? तो सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? तो सीमांत गांधी कहा जाता है खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी कहा जाता है। ठीक है, अब इन्हें सीमांत गांधी क्यों कहा जाता है? तो सविनय आंदोलन के द्वारा उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांतों में इन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई थी। ठीक है, किसने? खान अब्दुल गफ्फार खान ने। तो इसलिए इनको फ्रंटियर गांधी अथवा सीमांत गांधी यानी कि सरहदी गांधी के नाम से भी जाना जाता है। सीमांत गांधी मतलब सरहदी गांधी और फ्रंटियर गांधी इन्हें ही कहा जाता है। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन है, फ्रंटियर गांधी भी पूछ सकता है, ठीक, या सीमांत गांधी भी पूछ सकता है, सरहदी गांधी भी पूछ सकता है। ठीक है, तो ये खान अब्दुल गफ्फार खान थे। 9 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से किसी ने 1935 के अधिनियम के बारे में कहा था एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं है। एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं है, ये किसने कहा था? तो 1935 का जो अधिनियम आया था उसको कहा था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। उन्होंने 1935 के अधिनियम के बारे में कहा था कि एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं है। ठीक है, चलिए तो इसका ये ऑप्शन सही है। आगे हम लोग बढ़ते हैं 10 नंबर क्वेश्चन पे। 10 नंबर क्वेश्चन, गणेश महोत्सव का प्रारंभ किसने किया था? तो जो गणेश महोत्सव का प्रारंभ महाराष्ट्र में हुआ था और इसका लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने इसको प्रारंभ किया था। ठीक है, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने 1893 ईस्वी में गणपति महोत्सव का प्रारंभ किया था और 1895 ईस्वी में शिवाजी महोत्सव मनाया था। ठीक है, आगे चलकर उनका एक प्रयास था कि इससे महाराष्ट्र के लोगों में राष्ट्रवाद की भावना पैदा होगा और ये आगे चल के हुआ भी। ठीक है, तो लोकमान्य तिलक। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन है आपका। 11 नंबर क्वेश्चन है, यमुना नदी का उद्गम स्थल है। तो यमुना नदी का जो उद्गम स्थल है वो जो है आपका यमुनोत्री ऑप्शन के हिसाब से बंदरपूछ। ठीक है, बंदरपूछ। तो बंदरपूछ, चलिए इसको हम लोग थोड़ा समझते हैं। देखिए जो यमुना नदी है यमुनोत्री हिमनद के बंदरपूछ चोटी के पास से उद्गमित हुई है। यमुनोत्री एक हिमनद है, वहाँ पे एक स्थान है बंदरपूछ, उसी की चोटी से उद्गमित हुई है यमुना नदी। ठीक है, तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 12 नंबर क्वेश्चन है। 12 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा सबसे सूखा स्थान है? तो कौन सा सबसे सूखा स्थान है? तो सबसे सूखा जो स्थान है वो आपका लेह लद्दाख है, लेह है। ठीक है, अब लेह क्यों है सबसे सूखा स्थान? लेह भारत में सबसे कम वर्षा का क्षेत्र है, यहाँ पे सबसे कम वर्षा होती है, इसीलिए भारत का सबसे शुष्क स्थल है। ठीक है, सबसे सूखा स्थल है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि 13 नंबर क्वेश्चन है आपका सूची 1 सूची 2 को सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कुट से सही उत्तर चुनिए।
ये सूची 1 है, सूची 2 है। ये खनिज क्षेत्र यहाँ पे दिया गया है और यहाँ पे खनिज संपदा दी गई, कौन खनिज क्षेत्र में से कौन सी संपदा निकलती है। तो जो काला हांडी है, देखिए काला हांडी जावर कोलार मोसा बनी है, इधर सोना तांबा बॉक्साइट जस्ता और सीसा। तो जो काला हांडी है वहाँ से क्या निकलता है, बॉक्साइट निकलता है। जावर से क्या निकलता है, जस्ता और सीसा निकलता है। कोलार खान से क्या निकलता है, सोना निकलता है, आप लोग जानते हैं। मोसा बनी से तांबा निकलता है। ठीक है, तो जो सही ऑप्शन होगा 3412, 3412 ऑप्शन में अगर हम देखें तो जो ये सी ऑप्शन है यहाँ पे 3412 दिया है। ठीक है, तो बाकी आप लोग मिला लीजिएगा ऐसे ही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आगे बढ़ते हैं, 14 नंबर क्वेश्चन पे। तो जो 14 नंबर आपका क्वेश्चन है वो है दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। तो दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल जो है वो है थार का मरुस्थल। ठीक है, थार का मरुस्थल। और जो थार का मरुस्थल है उसे ग्रेट इंडियन डेजर्ट भी कहते हैं, ग्रेट इंडियन डेजर्ट, इसे ग्रेट इंडियन डेजर्ट भी कहते हैं। और दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है और यह भारत और पाकिस्तान में विस्तृत है। भारत और पाकिस्तान दोनों में ये फैला हुआ है। ठीक है, ग्रेट इंडियन डेजर्ट, तो इसका डी ऑप्शन सही है। 15 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है हम लोग का कि निम्नलिखित नदियों में से कौन सी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। यहाँ पे 4 नदियाँ दिए गए हैं और इसमें कौन सी नदी है जो विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। तो ये जो है जायरे नदी, से कांगो नदी भी कहते हैं, जायरे। ठीक है, तो ये इसे कांगो नदी भी कहते हैं। ठीक है, तो ये जो है विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। अब ये नदी जो है अफ्रीका की एक प्रमुख नदी है और यह नील नदी के बाद अफ्रीका की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। नील नदी के बाद अफ्रीका की सबसे बड़ी नदी जो है वो जायरे या कांगो नदी है। ठीक है, यही नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, तो इसका ये ऑप्शन सही है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं 16 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर आपका क्वेश्चन है कि निम्न मेक इन इंडिया पहल का शुभारंभ कब किया गया था। मेक इन इंडिया पहल का शुभारंभ कब किया गया था। तो जो मेक इन इंडिया की पहल की गई थी वो 15 सितंबर 2014 को किया गया था। 15 सितंबर 2014। ठीक है, अगर सितंबर डेट पूछ देते हैं यहाँ पे 15 सितंबर 2014 को मेक इन इंडिया का शुभारंभ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उनके पहले कार्यकाल में किया गया था। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन हम लोग आते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन आपका है 17 नंबर कि राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना कब की गई थी। तो ग्रामीण कृषि एवं विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 की गई थी। कब की गई थी, 12 जुलाई। ठीक है, 12 जुलाई 1989 यानी इसका 1982। ठीक है, तो यानी इसका बी ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। लेकिन 12 जुलाई 1982 को इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन। हाँ, 18 नंबर क्वेश्चन जो है आपका 18 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के केंद्रीय बजट में रेल बजट का किस वर्ष में विलय किया गया था। तो केंद्रीय बजट का रेल बजट में जो विलय हुआ था वो हुआ था आपका 2018 में, 2 फरवरी 2018। 2 फरवरी 2018 को जो है केंद्रीय बजट में रेल बजट को भी शामिल कर दिया गया था। उससे पहले 1 फरवरी 2018 को। उससे पहले क्या होता था कि रेल बजट अलग से प्रस्तुत किया जाता था रेल मंत्री के द्वारा। ठीक है, और जो केंद्रीय बजट था वो अलग से पेश किया जाता था। तो इसका सही ऑप्शन है सी 2018, लेकिन 2018 नहीं है। ठीक है, 2017 है, 2017 सॉरी, इसका 1 फरवरी 2017 सही ऑप्शन है। ठीक है, 1 फरवरी 2017 को 2017-18 का जो बजट पेश हुआ था तो उसी में रेल बजट को भी शामिल कर दिया गया था 2017 को। ठीक है, ध्यान दीजिए। 9 नंबर क्वेश्चन है। 9 नंबर आपका क्वेश्चन है कि भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है। तो भारत में श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है वर्जिन कुरियन को। भारत में हरित क्रांति का जनक MS स्वामीनाथन को, और पूरे विश्व में हरित क्रांति का जनक तो
नॉर्मन बोरलॉग को, ये याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 20 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। तो 20 नंबर आपका क्वेश्चन है, 20 नंबर क्वेश्चन है राजकोषीय घाटा का अर्थ क्या है। तो राजकोषीय घाटा का जो अर्थ होता है वो होता है सरकार के कुल राजस्व और कुल व्यय के बीच का अंतर। कुल राजस्व कितना है और कुल व्यय कितना है। तो अगर कुल राजस्व से कुल व्यय ज़्यादा हो जाएगा तो उसे हम कहेंगे राजकोषीय घाटा, ठीक है। तो इसका बी ऑप्शन सही है। चलिए हम लोग नेक्स्ट 21 नंबर क्वेश्चन, और 21 नंबर आपका क्वेश्चन है, 21 नंबर कि भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का विचार खाली स्थान कहाँ के संविधान से लिया गया। भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियाँ जो हैं उसमें भारतीय अवशिष्ट शक्तियाँ, उसका विचार किस देश के संविधान से लिया गया है। तो वो लिया गया है आपके जापान के कनाडा के संविधान से, ठीक है। कनाडा के संविधान से भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों को लिया गया है, यानी कि रेसिडुअल पावर को कनाडा के संविधान से लिया गया है, ठीक है। और जो चलिए आगे बढ़ते हैं 22 नंबर क्वेश्चन पे। तो 22 नंबर का क्वेश्चन है आपका कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान संशोधनों से संबंधित है। तो भारतीय संविधान का भाग ये जो XX यानी कि 20 है वो संविधान संशोधन से संबंधित है, ठीक है। संविधान संशोधन से संबंधित है। और अनुच्छेद 368 में संविधान का संशोधन करने के शक्ति जो है उस संसद को और उसकी प्रक्रिया का उल्लेख है। इस संविधान में संशोधन जो है उस संसद के द्वारा किया जा सकता है, ठीक है। ये अनुच्छेद 368 में वर्णित है, 368 अनुच्छेद 368 में वर्णित है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी। तो उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री जो थी वो कौन थी, सुचेता कृपलानी, ठीक है। ये पूरे भारत की प्रथम ऐसी महिला थी जो किसी राज्य की मुख्यमंत्री बनी थी, ठीक है। तो सुचेता कृपलानी कब बनी थी, तो 1963 में ये बनी थी, 1963 में, ठीक है। 1963 में ये उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी थी। और ये किसी भी भारत के किसी भी राज्य में मुख्यमंत्री बनने वाली प्रथम महिला थी। चलिए नेक्स्ट हम लोग 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 24 नंबर आपका क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के सदस्य को कैसे बर्खास्त कर सकते हैं। तो राष्ट्रपति जो है मंत्रिपरिषद के सदस्य को तभी बर्खास्त कर सकते हैं जब प्रधानमंत्री उसकी सिफारिश करें कि फलाना मंत्री को बर्खास्त करना है, ठीक है। चलिए 25 नंबर अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, 25 नंबर। और 25 नंबर आपका क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुसार सरकार के कितने अंग होते हैं। तो भारतीय संविधान के अनुसार संविधान के जो अंग होते हैं वो 3 अंग होते हैं, 3 अंग होते हैं। और कौन कौन से 3 अंग होते हैं, तो होती है कार्यपालिका, विधायिका एवं न्यायपालिका, ठीक है। कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका भारतीय संविधान के अनुसार सरकार के ये 3 प्रमुख अंग होते हैं, ठीक है। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। और 26 नंबर क्वेश्चन आपका है कि डायोप्टर निम्नलिखित में से किसकी SI इकाई है। तो डायोप्टर जो इकाई होती है वो लेंस की क्षमता का इकाई होती है, लेंस की क्षमता की इकाई जो होती है वो डायोप्टर होती है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 27 नंबर का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। और 27 नंबर क्वेश्चन आपका है कि यदि एक लेंस निर्वात में दोलन करता है तो उसकी समयावधि खाली स्थान क्या होगी, घट जाएगी, बढ़ जाएगी, अपरिवर्तित रहेगी, पहले बढ़ती है तथा फिर घटती है। तो अगर एक लोलक है और निर्वात में दोलन कर रहा है तो उसकी समयावधि पे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो उसकी समयावधि पे प्रभाव कुछ नहीं पड़ेगा, ठीक है। वो अपरिवर्तित रहेगी, ठीक है। चलिए इसका सी ऑप्शन सही है 27 नंबर क्वेश्चन का। 28 नंबर अब हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं, 28 नंबर। और 28 नंबर आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है। तो देखिए यहाँ पे 4 ठो नाम दिया गया है, इसमें कौन सा जो है वो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है
ठीक है, ये बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है। ऑप्शन के अनुसार ये बी ऑप्शन सही है। ठीक, चलिए 29 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन है आपका कि नियासिन जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप का एक विटामिन है। नियासिन क्या है? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप का एक विटामिन है कि कमी से कौन सा रोग होता है? कि कमी से कौन सा रोग होता है? तो जो नियासिन होता है उसकी कमी से पेलाग्रा रोग होता है। कौन सा रोग होता है? पेलाग्रा रोग होता है। ठीक है, चलिए 30 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं और बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। 30 नंबर का जो क्वेश्चन है इसको तो समझने वाला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही खाद्य श्रृंखला को दर्शाता है? तो जो सही खाद्य श्रृंखला को दर्शाता है वो दर्शाता है घास, कीट, मेढक, सर्प और गरुड़। देखिए जो घास है, घास को कीट खाता है और कीट को मेढक खाता है, मेढक को सर्प खाता है और सर्प को कौन खाता है? गरुड़ खाता है। तो ये खाद्य श्रृंखला को ही पूछा है कि कौन सी सही खाद्य श्रृंखला है, तो यही सही है। ठीक है, बी ऑप्शन 30 का सही है। और देखिए 30 के बाद से 31 से 35 तक जो है वो मैथ के क्वेश्चन है। तो मैथ के क्वेश्चन ये देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेके लगाइएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है ये, इसका 4 आंसर आएगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। और तो आप लोग अगर चाहें तो 31, 32 और 33, 34 और ये 35 क्वेश्चन, ये सभी क्वेश्चनों को आप स्क्रीनशॉट लेके और लगा सकते हैं। ठीक है, बाकी हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 36 नंबर क्वेश्चन। कि 36 नंबर क्वेश्चन जो हिंदी वाले क्वेश्चन हैं 5 to 36 से लेकर 40 तक वो हम देखते हैं। तो 36 नंबर क्वेश्चन आपका है, 36 नंबर कवि का स्त्रीलिंग है। ठीक है, कवि का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो ये होगा कवित्री, कवयित्री। ठीक है, कवयित्री, ध्यान दीजिएगा ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो कवयित्री होगा। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 37 नंबर, और 37 नंबर आपका क्वेश्चन है कि पैर जो शब्द होता है का समानार्थी शब्द नहीं है। पद है, चरण है, पग है। ठीक है, जो आपका सही आंसर है, पूछा समानार्थी नहीं, वो नव है। नव मतलब नया। ठीक है, नवीन हो जाएगा। तो पैर का जो समानार्थी शब्द नहीं है वो है नव है। ठीक है, 38 नंबर क्वेश्चन है। 38 नंबर क्वेश्चन आपका कौन सा शब्द बिजली का पर्याय है? तो देखिए सरवरी ये नहीं है, तनया नहीं है, रमणी नहीं है, दामिनी है। कौन सा है? दामिनी जो है ये क्या बिजली का पर्यायवाची है? दामिनी यह गई दमक मेघ बजे दादुर का कंठ खुला, यानी कि दामिनी यह गई दमक, हिंदी की एक कविता थी। तो दामिनी यानी बिजली दमक गई है, चमक गई है, और मेघ बजे दादुर का, दादुर मतलब मेढक, दादुर का कंठ खुला मेघ बजे। ठीक है, कविता थी। तो वहाँ से भी अगर आपको याद है तो समझ सकते हैं कि दामिनी जो है वो बिजली का पर्यायवाची है। ठीक है, बाकी जो आपका सरवरी, तनया और रमणी जो है तो उसके भी पर्यायवाची जो हैं अलग अलग हैं। तो उसको भी हम लोग समझ लेते हैं कि जो सरवरी है, सरवरी का पर्यायवाची रात होता है। क्या होता है? रात। ठीक है, तनया का जो तनया है उसका होगा पुत्री, पुत्री को तनया भी कहते हैं। ठीक है, और रमणी स्त्री को कहते हैं, स्त्री को, स्त्री जो होती है उसको रमणी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 39 नंबर क्वेश्चन पे। और 39 नंबर आपका क्वेश्चन है, 39 नंबर कि निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य है। गौतम ऋषि की पत्नी का नाम अहिल्या था, इस कार्य में बहुत विलम्ब हो गया। ये देखिए एक एक दिया है और कौन सा अशुद्ध है ये देख रहे हैं। तो गौतम ऋषि की पत्नी का नाम अहल्या था। ठीक है, ये इस कार्य में बहुत विलम्ब हो गया, ये भी ठीक है। रसगुल्ला बहुत स्वादिष्ट है, ये भी ठीक है। अब देख जो अशुद्ध वाक्य पूछा है तो एक गुलाब की माला खरीद लेना, ये गलत है। एक गुलाब की माला खरीद लेना ये कहाँ शुद्ध हो सकता है? गुलाब की एक माला खरीद लेना ये सही हो सकता है, एक गुलाब की माला होता है। ठीक है, तो ये आपका अशुद्ध वाक्य है। 39 का डी ऑप्शन सही है। चलिए 40 नंबर हम लोग देखते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन, तो 40 नंबर क्वेश्चन है जो युद्ध में स्थिर है उसे कहते हैं।
तो जो युद्ध में स्थिर होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, युधिष्ठिर कहते हैं। ठीक है, इसका सही अर्थ है। ठीक है, जो युद्ध में स्थिर होता है युधिष्ठिर, इसका सी ऑप्शन सही है। अब देखिए 41 से 45 तक इंग्लिश वाले पैराग्राफ दिया है और इस पैराग्राफ को पढ़ के हम लोग को इससे रिलेटेड 3 क्वेश्चन देगा, वो करना होगा। ठीक है, और बाकी एंटोनिमस सिनोनिमस एक एक हो, यानी 5 क्वेश्चन टोटल इंग्लिश के होंगे। तो ये आप लोग देख लीजिएगा स्वयं से। अब सीधे हम लोग 46 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। और 46 नंबर आपका क्वेश्चन है कि दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन कीजिए। तो ये खराब है, खराब अच्छा से संबंधित है। ठीक है, तो खानाबदोश किससे संबंधित है, तो खराब का उल्टा बिल्कुल इसका उल्टा ही हो जा रहा है, अच्छा। तो खराब अच्छा से संबंधित है, तो खानाबदोश किससे संबंधित है, तो खानाबदोश जो है संबंधित होगा आबाद से। ठीक है, खानाबदोश हो गया यानी कि बर्बाद हो गए हैं, कुछ नहीं है आपके पास, और इसका बिल्कुल उल्टा क्या होगा, आबाद। तो इसका ए ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 47 नंबर का क्वेश्चन है आपका। और 47 नंबर क्वेश्चन है कि यदि मटेरियल, देखिए यहाँ पे दिया है मटेरियल को, अभी ये एक एक शब्द पढ़िएगा, इसको रिलेट करके शुद्ध रूप में कूटीबद्ध किया जाता है तो EQUATION को, यानी कि इक्वेशन को कैसे कूटीबद्ध किया जाएगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा हम लोग को समझना है क्योंकि ये थोड़ा सा टफ आ रहा है। ठीक, तो इसको हम लोग थोड़ा सा समझना है। ठीक है, देखिए जो यम है, ये वाला यम, इससे एक कम क्या हो जाएगा, आपका इससे एक कम यहाँ पे तीसरे स्थान पे देखिए यल है। ठीक है, तीसरे स्थान पर एक कम यल है ना। ठीक, और ये जो है उससे एक कम, ये जो ए है उससे एक कम जेड है, दूसरे स्थान पे है तो इसके एक कम जेड है। पहले स्थान पे है वो तीसरे स्थान से एक कम है, और जो दूसरे स्थान पे वो दूसरे स्थान से एक कम है। और जो तीसरे स्थान पे है वो पहले स्थान, ये तीसरे स्थान पे है ना टी, तो ये पहले स्थान से, देखिए पहले स्थान से एक कम है। तो इसी तरह हम इसको मिलाएंगे। ठीक है, इसको मिलाएंगे, इस वाले क्वेश्चन को मिलाएंगे। तो देखेंगे, देखिए अब जो पहले स्थान पे इसके तीसरे स्थान से कम होना चाहिए। तो देखिए तीसरे स्थान पे क्या होना चाहिए, तो डी के पास ही आता है ना, तो तीसरे स्थान पे कहाँ पे डी है, तो इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, यानी कि इसमें है। ठीक है, तो पहले जो इसके तीसरे स्थान पे है उससे कम यहाँ पे पहले स्थान पे ई है। ठीक, अब देखिए इसके जो दूसरे स्थान पे है तो क्या इसके दूसरे स्थान से कम है, तो देखिए पी, यहाँ पे पी है, ये क्यू से कम है ना, ये क्यू से कम है ना पी, तो बिल्कुल ये सही बैठ गया। अब देखिए इसके जो तीसरे स्थान पे है वो क्या इसके पहले स्थान से कम है, तो टी, क्यू से पहले एक आता है ना टी। ठीक है, तो बिल्कुल सॉरी यू है ना यहाँ पे यू, तो टी से कम है ना, एक अधिक है यू, यानी कि यू से कम है टी, यू से कम है टी। तो ये आपका जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, कौन सा, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। मिलाइएगा, इस पर थोड़ा दिमाग लगाना, ध्यान देना है। ठीक है, चलिए अगला हम लोग देखते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, और 48 नंबर आपका क्वेश्चन है, ये भी आसान क्वेश्चन नहीं कहा जा सकता है। देखिए ये क्वेश्चन आपका और शिवम के पिता हैं। ठीक है, और क्या है, और जो है वो देखिए पिता को हम लोग ऊपर रख रहे हैं, एक पुत्र की तरफ तीर रख रहे हैं, और जो है वो शिवम के, और एक मिनट पिता के ऊपर रखेंगे। ठीक है, और हैं वो शिवम के पिता हैं। ठीक, और ध्रुव विमला का बेटा है, ध्रुव बेटा है किसका, विमला का। ठीक है, अब एक चीज़ और इसमें कह रहा है, ध्रुव विमला का बेटा है। अब देखिए ईश्वर अर्श के पिता हैं, अर्श के पिता कौन है, ईश्वर है। ठीक है, ये ईश्वर जो है अर्श के पिता हैं। ठीक, हाँ ठीक। अब क्या कह रहा है, आगे पढ़िए।
और उसके पिता हैं। यदि शिवम ध्रुव का भाई है, शिवम जो है ये क्या है, शिवम जो है ये ध्रुव का भाई है, ब्रदर है ये दोनों लोग, यानी कि ये अर्श का पुत्र और विमला के का पुत्र दोनों क्या है, भाई हैं, यानी कि ये पति पत्नी हो जाएंगे, हस्बैंड वाइफ, अर्श और विमला पति पत्नी हो जाएंगे। ठीक है, तो पूछ रहा है तो विमला का ईश्वर से क्या संबंध है, तो चूंकि इसके पिता हैं, अर्श के पिता हैं और विमला इसकी पत्नी है, तो क्या हो जाएंगे, ये ससुर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी, ईश्वर की क्या हो जाएगी, विमला पुत्र वधू हो जाएगी, अब ससुर है तो देखिए पुत्र वधू कहीं ऑप्शन है, पतोहू, तो पतोहू जिसे कहते हैं पुत्र वधू, तो इसका सी ऑप्शन सही है। ठीक है, समझिएगा अच्छे से इसको। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन हो गया। 49 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, और 49 नंबर आपका क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 7 जुलाई का दिन बुधवार है तो 15 अगस्त सप्ताह का कौन सा दिन होगा। 7 जुलाई को बुधवार है तो 15 अगस्त को कौन सा दिन होगा, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए 7 जुलाई से 15 अगस्त के मध्य कुल कितने दिनों की संख्या कितनी होगी, तो कितनी होगी, देखिए जुलाई 31वां महीना होता है, तो 31 में से 7 निकाल देंगे तो कितना बचेगा, 31 में से 7 निकालेंगे तो आप करिए। ठीक है, 24 नहीं 24 6 30 हो जाएगा, 24 7 31 7 4 11 24 दिन ये हो गया। ठीक है, आप प्लस 15 दिन ये हो गया, 15 दिन ये हो गया, तो 24 15 कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 39। ठीक है, 5 9 2 1 3 39। अब किससे डिवाइड करना है, 7 से डिवाइड कर देना है, तो 7 पचे 35, तो 4 बचेगा ना, शेष कितना बचेगा, 4 दिन शेष बचेगा। तो जो 4 दिन शेष बचेगा उसको हम लोग क्या करेंगे, बुधवार के बाद गिनेंगे, तो बुधवार, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि और रविवार। ठीक है, बुधवार के बाद गिनेंगे, ये जो बुधवार का दिन दिया है उससे हम 4 दिन बाद गिनेंगे, तो बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, रवि, तो कौन सा दिन होगा, तो रविवार। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, रविवार। ठीक है, 49 का सही ऑप्शन हो जाएगा रविवार। समझना इसको अच्छे से, रविवार होगा। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ें, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन कौन सा, 50 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी न किसी तरह समान है और एक असमान है, उस असमान शब्द का चयन करें। देखिए कान, आँख और नाक ये जो है वो शरीर के बाहरी अंग है। ठीक है, लेकिन गुर्दा जो है इंटरनल अंग है, गुर्दा किडनी जो होता है वो शरीर के अंदर होता है, बाकी ये आँख नाक कान ये शरीर के बाहरी अंग है। ठीक है, चलिए तो इसका सी ऑप्शन सही होगा। 51 नंबर अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 51 नंबर का, और 51 नंबर पे क्या दिया है इसको समझने का भी प्रयास करेंगे कि जून 2022 में किस भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM ने देश का पहला कृत्रिम भू मूल्य सूचकांक लॉन्च किया है। पहला भूमि मूल्य सूचकांक जो जिस IIM ने लॉन्च किया है उसके बारे में बताना है कि किस IIM ने लॉन्च किया। तो IIM हैदराबाद ने लॉन्च किया है। चलिए हम लोग ऑप्शन भी इसका देख लेते हैं, और देखिए इसका यहाँ पे ऑप्शन दिया है IIM अहमदाबाद ने लॉन्च किया है, IIM अहमदाबाद। ठीक है, IIM अहमदाबाद ने लॉन्च किया है, सॉरी हैदराबाद नहीं, IIM अहमदाबाद है, IIM अहमदाबाद हैदराबाद में नहीं है सही ऑप्शन। ठीक है, 52 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन आपका है कि फरवरी 2022 में शुरू किए गए सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम सघन मिशन इंद्रधनुष 4.0 को राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों कितने जिलों में संचालित किया गया है। कितने राज्यों इसमें कितने राज्य नहीं पूछा है, लेकिन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कितने जिलों में संचालित किया गया। तो देखिए जो टोटल जिलों में संचालित किया गया वो है 416 जिला। ठीक है, 416 जिला। ठीक है, 416 जिलों में, और 33 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को मिला के 33 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में ये लागू हुआ है, और टोटल जिले कितने हैं 416 जिले में सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम सघन मिशन इंद्रधनुष 4.0 को लागू किया गया कितने जिलों में, 416 जिलों में, और टोटल 33 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश
के 416 जिलों में लॉन्च किया गया। ठीक है, चलिए 53 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। 53 नंबर, फरवरी 2022 में किस सुरंग को 10,000 फीट से अधिक 10,000 फीट से अधिक की ऊंचाई पर स्थित सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग के रूप में वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड द्वारा मान्यता दी गई है। ठीक है, तो सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग जो है वो है आपका अटल सुरंग। ठीक है, और अटल सुरंग को फरवरी 2022 में अटल सुरंग को जिसकी लंबाई 9.02 किमी लगभग 10,000 फीट से अधिक की ऊंचाई पर स्थित सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग के रूप में वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में मान्यता दी गई। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में मान्यता दी गई है अटल सुरंग को। चलिए 54 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 54 नंबर क्वेश्चन आपका है, हेनले एवं पार्टनर्स द्वारा जारी हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2022 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो भारत को जो स्थान प्राप्त हुआ है वो है 87वां स्थान है, और पहला स्थान जो है वो जापान का है। ठीक है, जापान का जो पासपोर्ट है उसको हेनले पासपोर्ट सूचकांक में पहला स्थान मिला है। ठीक है, और भारत के पासपोर्ट को 87वां स्थान मिला है। चलिए 55 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 55 नंबर क्वेश्चन, मई 2022 में किस देश को एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटी का अध्यक्ष चुना गया है? तो वो चुना गया है भारत को। ठीक है, अपने देश भारत को चुना गया है एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटी का अध्यक्ष। ठीक है, चलिए 56 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, और 56 नंबर आपका हमारा क्वेश्चन है कि मई 2022 में कौन सा नियो बैंकिंग स्टार्टअप भारत का 100वां यूनिकॉर्न बन गया है? 100वां यूनिकॉर्न बना है कौन सा नियो बैंकिंग स्टार्टअप? तो वो है आपका ओपन जो है वो आपका 100वां यूनिकॉर्न बना है। ठीक है, बी ऑप्शन सही है। 57 नंबर क्वेश्चन अगर हम लोग देखें तो इसमें देखिए पूछ रहा है 57 नंबर क्वेश्चन में कि अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत वर्ष 2026 तक विश्व के तीसरे सबसे बड़े एथेनॉल उपभोक्ता के रूप में किस देश को पीछे छोड़ देगा? भारत जो है वो 2026 तक विश्व के तीसरे सबसे बड़े एथेनॉल उपभोक्ता देश के रूप में जो है किसे पीछे छोड़ देगा? तो ये छोड़ देगा चीन को। ठीक है, चीन को भारत पीछे छोड़ देगा। ठीक है, चलिए 58 नंबर क्वेश्चन है आपका। 58 नंबर क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्किल इंडिया अंतर्राष्ट्रीय केंद्र की स्थापना की जाएगी? तो जो यूपी का आपका वाराणसी जो शहर है, ठीक है, उसमें स्किल इंडिया अंतर्राष्ट्रीय केंद्र की स्थापना की जाएगी। ठीक है, स्किल इंडिया अंतर्राष्ट्रीय केंद्र की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो वाराणसी में की जाएगी। इससे पहले ना यह केंद्र भुवनेश्वर उड़ीसा में इसका प्रारंभ किया जा चुका है। भुवनेश्वर जो उड़ीसा की राजधानी है उसमें यह स्किल इंडिया अंतर्राष्ट्रीय केंद्र की स्थापना की जा चुकी है। ठीक है, 59 नंबर आपका क्वेश्चन है कि नवंबर 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया था। इस एक्सप्रेसवे के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सही नहीं है? तो चलिए हम लोग सारा तथ्य इसका देखते हैं। तो तथ्य इस प्रकार है। पहला है कि 16 नवंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्वांचल एक्सप्रेस का उद्घाटन किया, तो बिल्कुल ये सही है। ठीक है, अब अगला कह रहा है कि इस एक्सप्रेसवे की लंबाई 340.824 किमी लगभग 341 किलोमीटर है, तो ये भी बिल्कुल सही है। अब अगला कह रहा है कि यह एक्सप्रेसवे बलिया के मंदरिया गांव तक बनाया गया है, ये सही नहीं है। अगला हम लोग देखें, इस एक्सप्रेसवे पर सुल्तानपुर जिले में एक हवाई पट्टी निर्मित की गई, लगभग 3 किलोमीटर की हवाई पट्टी निर्मित की गई है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, तो आपका ये पूछा है कौन सा तथ्य सही नहीं है, तो उसके अनुसार हमारा जो ऑप्शन सही होगा वो ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है, सी ऑप्शन हमारा
सही हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और देखिए जो ये एक्सप्रेसवे है वो लखनऊ ज़िले में लखनऊ सुल्तानपुर रोड पे स्थित चांद सराय गांव से प्रारंभ हुआ है। लखनऊ सुल्तानपुर रोड पर रोड जो है NH 731 उस पर स्थित एक गांव है चांद सराय, वहीं से प्रारंभ हुआ है और गाजीपुर ज़िले में स्थित हैदरिया गांव में समाप्त हुआ है। गाजीपुर ज़िले के हैदरिया, गाजीपुर जो ज़िला है वहाँ एक गांव है हैदरिया, वहाँ तक जाके ये समाप्त हो जा रहा है। 300 लगभग 41 किलोमीटर लंबा ये एक्सप्रेसवे है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। और नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है कि 60 नंबर, टोक्यो ओलंपिक 2022 में भारतीय पदक विजेताओं के संबंध में कौन सा तथ्य सही नहीं है। तो चलिए पढ़ते हैं कौन सा तथ्य सही नहीं है पूछा है। ठीक है, तो पहला जो तथ्य है वो है टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत की तरफ से पहला पदक लवलीना बोरगोहेन ने जीता था, यही तथ्य सही नहीं है। ठीक है, भारत की तरफ से जो पहला पदक जीता था वो किसने जीता था, तब मीराबाई चानू ने 49 किलोग्राम वर्ग में भारत तोलन कैटेगरी में जीता था और रजत पदक जीता था। कौन सा रजत पदक जीता था किसने, तो मीराबाई चानू ने। ठीक है, बाकी अगला हम लोग ऑप्शन देखते हैं। अगला ऑप्शन इसका क्या है, अगला ऑप्शन है PV सिंधु ने महिलाओं की बैडमिंटन स्पर्धा के एकल वर्ग में कांस्य पदक जीता, ये सही है। और अगला है सी, भारत पुरुष हॉकी टीम ने फील्ड हॉकी स्पर्धा में कांस्य पदक जीता, ये भी सही है। अगला देखिए नीरज चोपड़ा ने पुरुष भाला फेंक स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता, ये भी सही है। यानी कि जो आपका ऑप्शन सही पूछा है कि कौन सा तथ्य सही नहीं है, तो वो आपका सही है जी 1 नंबर का। ठीक है, ए नंबर का। चलिए 61 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। और 61 नंबर क्वेश्चन है आपका कि आबू धाबी खाली स्थान की राजधानी है। आबू धाबी कहाँ की राजधानी है, तो आबू धाबी जो राजधानी है यूनाइटेड अरब अमीरात की राजधानी है। कहाँ की राजधानी है, यूनाइटेड अरब UAE की, यूनाइटेड अरब अमीरात, संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी है। ठीक है, माउंट आबू आबू धाबी। ठीक है, आबू धाबी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लें। पुष्कर मेला कहाँ आयोजित होता है, पुष्कर मेला कहाँ आयोजित होता है, तो पुष्कर मेला आयोजित होता है राजस्थान में, प्रत्येक वर्ष आयोजित होता है पुष्कर मेला राजस्थान में। ठीक है, चलिए 63 नंबर क्वेश्चन। 63 नंबर क्वेश्चन है आपका राष्ट्रीय खेल संग्रहालय कहाँ स्थित है, तो जो राष्ट्रीय खेल संग्रहालय है वो दिल्ली में स्थित है। ठीक है, दिल्ली में राष्ट्रीय खेल संग्रहालय स्थित है। और इसका उद्घाटन कब किया गया था, तो 1 फरवरी 1977 को इसका उद्घाटन किया गया था। चलिए 64 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 64 नंबर क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार उपन्यास के लिए दिया जाता है। उपन्यास के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, तो मैन बुकर पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, मैन बुकर पुरस्कार जो है उपन्यास के लिए दिया जाता है। भारत रत्न, तो ये भारत का सबसे सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है। ठीक है, और पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है, पुलित्जर पुरस्कार। तो 64 का बी ऑप्शन सही है। चलिए 65 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो 65 नंबर क्वेश्चन है कि 1084वें की माँ पुस्तक के लेखक कौन है। तो जो 1084 पुस्तक है उसकी जो लेखिका है वो है महाश्वेता देवी। ठीक है, महाश्वेता देवी 1084 पुस्तक 1084 की माँ पुस्तक की लेखक है। चलिए 66 नंबर क्वेश्चन है भारतीय संसद में कितने सदन हैं। भारतीय संसद में कितने सदन हैं, तो भारतीय संसद में 2 सदन हैं। एक है लोकसभा जो निम्न सदन है और एक है राज्यसभा जो उच्च सदन है। ठीक है, 2 सदन है। 67 नंबर क्वेश्चन है आपका 67 नंबर आपका क्वेश्चन है 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है। 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो किसे प्रदान किया गया है, तो देखिए जो 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो प्रसिद्ध कोंकणी उपन्यासकार, कोंकणी भाषा में जो उपन्यास लिखे हैं उनको दिया गया है और उनका नाम है दामोदर मावजो। दामोदर मावजो, ये ऑप्शन इसका
सही है, ठीक है। और 56वां जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो किसे दिया गया था, तो असमिया साहित्यकार नीलमणि फुकन जूनियर को दिया गया था, ठीक है। 56वां इनको दिया गया था, नीलमणि फुकन जूनियर को, ठीक है, असमिया साहित्य के लिए। और कोंकणी साहित्य के लिए इनको दिया गया 57वां दिया गया है ज्ञानपीठ पुरस्कार दामोदर मावजो को। 68 नंबर क्वेश्चन है, 68 नंबर आपका क्वेश्चन है कि मार्च अप्रैल 2022 में इटली में आयोजित 45वीं विश्व ब्रिज चैंपियनशिप 2022 में सीनियर टीम श्रेणी में किस देश ने रजत पदक जीता। तो जो रजत पदक जीता है 45वीं विश्व ब्रिज चैंपियनशिप में, तो किस देश ने जीता है 2022 में, तो जीता है रजत पदक भारत ने, ठीक है। ऐसा पहली बार इसने किया है, पहली बार, ठीक है, ऐसा किया है। और सीनियर टीम श्रेणी में स्वर्ण पदक जो जीता है वो पोलैंड ने जीता, स्वर्ण पदक पोलैंड ने जीता है। लेकिन इसमें पूछा है सीनियर टीम श्रेणी में किस देश ने रजत पदक जीता है, तो रजत पदक भारत ने जीता है, इसका बी ऑप्शन सही है। लेकिन अगर स्वर्ण पदक पूछ दे तो किसने जीता है, पोलैंड ने जीता है, ठीक है। 59 नंबर क्वेश्चन है आपका, 59 नंबर क्वेश्चन कि गणतंत्र दिवस परेड 2022 में किस राज्य की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार प्रदान किया गया है। गणतंत्र दिवस जो परेड होता है तो उस परेड में इस 2022 के लिए किस प्रदेश की झांकी, किस राज्य की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार मिला है, तो वो है उत्तर प्रदेश, अपना उत्तर प्रदेश, ठीक है। उत्तर प्रदेश की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार मिला है, ठीक है। और झांकी क्या थी, तो एक जिला एक उत्पाद झांकी थी, और काशी विश्वनाथ धाम विषय पर आधारित झांकी थी। एक विषय एक उत्पाद और काशी विश्वनाथ धाम पे आधारित झांकी थी, जिसको सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार मिला है, ठीक है। चलिए 69 क्वेश्चन हो गए, 69 नंबर तक। अब 70 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, 70 नंबर का क्वेश्चन। और 70 नंबर आपका क्वेश्चन है, 70 नंबर का, जनवरी 2022 में संपन्न टाटा स्टील शतरंज 2022, टाटा स्टील शतरंज 2022 के चैलेंजर वर्ग का खिताब किसने जीता है। तो चैलेंजर वर्ग का जो खिताब है वो अर्जुन एरिगैसी, भारतीय हैं ये, अर्जुन एरिगैसी, तो उन्होंने जीता है 2022 के चैलेंजर वर्ग का खिताब। और सीनियर वर्ग का अगर बात करें, सीनियर 2022 का टाटा स्टील शतरंज 2022 के सीनियर वर्ग का खिताब, तो वो जीता है मैक्सन कार्लसन ने, ठीक है साथियों। इस तरह हम लोग का आज 70 क्वेश्चन का जो प्रैक्टिस सेट हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। हिंदी 10 जो पैराग्राफ वाले हैं, और जो DI का 20 क्वेश्चन है उसको छोड़ के, तो आज हम लोग का पूरा हो गया, ठीक। 8वां प्रैक्टिस सेट। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।